ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। कुछ कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर 5। काफी सारे कंसेप्ट हमने इसमें पढ़ लिए थे स्टार्टिंग के, कुछ जो बहुत आसान वाले टॉपिक थे। अब ये आपने देखा होगा, कुछ सारे प्रैक्टिस तो किए थे, कुछ क्वेश्चन करवाया था, एग्जाम्पल समझाया था, कंसेप्ट समझा था, लेकिन पोल में क्वेश्चन नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आज उसी सारे पोल को कंप्लीट करते हैं, और ये पोल कंप्लीट करने के बाद अगर टाइम बचता है तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या क्या था? समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद क्या होता है और सार्व अंतर क्या होता है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या होते हैं और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो मुझे आप में से कौन बताएगा कि प्रथम पद को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। गुड इवनिंग। और सार्व अंतर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंपल आपका रिप्रेजेंटेशन है, कॉमन डिफरेंस है सार्व अंतर को डी से और प्रथम पद को ए से। तो अगर मैं कभी ऐसे देखो, कई बार होता था ना, अगर मैं ऐसे लिख दूं, कभी भाई ए पे लिख दिया, मैं लिखा 2, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 8, यहाँ लिखा 11 और यहाँ लिखा 14। तो आप कहोगे सर यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कुछ भी ना लिखकर सिर्फ पूछूं कि ए का वैल्यू बताइए, आप क्या बोलोगे? 2। ए का वैल्यू बोलो सर, पहला टर्म, प्रथम टर्म, तो पहला वाला टर्म तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो आपको सर यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर मैं पूछूं कि डी का वैल्यू बताइए, आपसे कुछ नहीं बोला जाएगा, सिर्फ डी बोला जाएगा। तो सारवंतर, सारवंतर मतलब कोई भी दो पदों, लगातार पदों के बीच का अंतर, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाएंगे। तो आप कहीं से भी जो भी आपको आसान लग रहा होगा, आप पहले वाले 2 टर्म ले लीजिए, 5 में से 2 घटाइए, तो आप 5 में से 2 घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3। तो कहेंगे सर सारवंतर, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि एपी दे रखा है ऑलरेडी, तो मैंने और कहीं पर चेक नहीं किया। लेकिन अगर मुझसे बोला जाता कि चेक करिए कि एपी है कि नहीं है, तो मैं चेक भी करता। ठीक है, अगर मुझसे बोला था कि चेक करिए कि एपी है कि नहीं है, तो मैं सभी जगह पर इसको घटा घटा कर देखता, अगर सभी जगह सेम आता तो कहते एपी में है, जैसा मैंने बताया भी था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाएगा, आपको बोला गया है दी गई समांतर श्रेणी का पहला पद बताइए और सारवंतर बताइए, तो पहला पद क्या होगा बताओ? ए का वैल्यू कितना होगा? 3/2। 3/2। पहला वाला टर्म तो आपको साफ दिख जाता है, इसमें तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो सिंपली आपको दिख जाएगा पहला टर्म ए का वैल्यू तो 3/2 प्रथम पद। और अगर मैं पूछूं कि डी का वैल्यू बताइए, तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? डी का वैल्यू तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए, तो दूसरा वाला पद क्या है आपका? सेकेंड वाला पद है 1/2। 1/2 में से 3/2 घटाइए, तो ये छोटा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा। आपको उसे डी का वैल्यू सेकंड टर्म 1/2 में से 3/2 घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे में अगर हर सेम रहेगा, दो दो सेम है, तो एक बार नीचे में 2 लिख देंगे और ऊपर वाले संख्या को घटा देते हैं, तो यहाँ पर 1 - 3 करेंगे, तो 1 - 3 करने पर आएगा ये -2/2, और -2/2 कहने का मतलब -1। तो हम क्या बोलेंगे सर, सारवंतर क्या है? उदाहरण एक पिछले क्लास में हो चुका है। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर काट दो, इसको उदाहरण मैंने चेंज करना मैं भूल गया। ठीक है, तो डी का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर -1 होगा, तो ये डी वैल्यू -1। क्लियर है? समझ में आया? इवन आप आगे भी चेक कर सकते हो, अगर मुझे चेक करना होता कि ये एपी है भी या नहीं, तो मैं ऐसे भी चेक करूंगा कि अगर मुझे चेक करना होता कि इस एपी है भी या नहीं, अगर नहीं दिया रहा था, तो मैं इसमें से इसको घटाकर चेक करता हूँ कि सेम आ रहा है क्या। तो मैं क्या करूंगा, डी बराबर ऐसा भी लिख सकता है सर, -1/2 में से 1/2 घटाइए। तो -1/2 -1/2 करेंगे, तो माइनस साइन अगर कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा सर? 1/2 + 1/2 ऐसा बन जाएगा। माइनस कॉमन, तो यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा, दो दोनों जगह पर है, 2 ले लिया और बाहर ऊपर में 1 + 1 कर दिया, 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका -2/2, और -2/2 कहने का मतलब -1 आ गया। तो फिर से देखा -1 आ गया, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया था? -1 आया था। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया? -1 आया। ठीक है, इन दोनों के बीच का भी अंतर देख लेते हैं हम लोग एक बार जल्दी से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? तो डी का वैल्यू जो आएगा, -3/2 में से आपको घटाना होगा -1/2, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे। इन दोनों को घटाइए तो आपको क्या मिलेगा? सर ये तो -3/2 रहेगा, ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस एक साथ आया, ये प्लस बन गया, +1/2। इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा सर? यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 लिख दिया, और ऊपर में आ जाएगा -3 + 1, ये -3 + 1, तो -3 + 1। अगेन दिख रहा है कि आपका -2/2 ही आ रहा है, एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो घटाव होगा, साइन बड़े वाला का आएगा, तो ये आ रहा है -1। तो हर केस में देखा आपका -1 ही आ रहा है, तो इसका सार अंतर क्या आएगा? इतना करने का जरूरत नहीं था,
क्योंकि आपको बोला गया था कि एपी में है, तो आप सीधे बोलोगे सर सार्वंतर एक जगह से ही घटाकर हमने देखा माइनस का 1 आ रहा है। क्लियर, समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर मुझे बताइए, उसके बाद मैं पोल पूछूंगा, ठीक है? क्वेश्चन है आपके लिए, कंप्लीट दिखा दो। चलो ठीक है, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, अभी आपका एक पेज पर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा पेज आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेकंड टर्म में से पहला टर्म घटाया, थर्ड में से सेकंड को घटाया, चौथे में से तीसरे को घटाया। ठीक, इस तरीके से घटाएंगे, बाद वाले टर्म में से उसके जस्ट पहले वाले टर्म को घटाकर सार्वंतर निकाल दिया। अब मैं ऐसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा है क्वेश्चन, मैंने लिखा यहाँ पर -5, मैंने लिखा यहाँ पर -10 या -7, -9, -11, -13। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये मुझे बताइए कि इसका प्रथम पद क्या है, ए का वैल्यू क्या होगा? -5। तो पहला टर्म तो देखना बहुत आसान है, आप बोलो सर यहाँ पर -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोलोगे सर पहला टर्म यहाँ पर -5 आ गया। ठीक है, तो पहला टर्म में तो कोई इशू है नहीं, यहाँ पर आप लिख दोगे -5, वही सुनिए, बस साइन का ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा +5 नहीं मत लिख दो। अब मैं पूछूं यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आएगा, सार्वंतर कितना आएगा? -2 -2 या 2? सर। -2 या -2? सर श्योर? ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, -2 ही आएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, सर सेकंड वाले पद में से पहले वाले टर्म को घटा कर देखिए। तो यहाँ पर आप किसी में से भी घटा करके चेक कर लीजिए, क्योंकि ये एपी में आपको दिया गया है, अगर कि सर ये एपी में है, इन दैट केस कहीं भी आप चेक कर लीजिए, -7 में से -5 घटाइए इस डायरेक्शन में, तो आपको सर सेकंड में से आप पहले वाले टर्म को घटाइए, तो -7 में से -5 कुछ ऐसे घटाएंगे, -7 लिखा, -5 लिखा, आपको ऐसे करना होगा, ये समझिएगा। -7 लिखा, यहाँ बोलेंगे सर -5 लिखा, इसको घटाइए, घटाएंगे सर -7 प्लस का 5 बन जाएगा, -7 प्लस 5, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो घटा करके आंसर मिलेगा और चिन्ह बड़े वाला नंबर का लगेगा। यहाँ पर बोलेंगे सर 2 आ जाएगा घटाया तो, और 7 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर -2 आएगा, ये आएगा -2। तो इसका सार्वंतर जो आया, वो कहेंगे सर डी का जो वैल्यू आएगा वो -2 आएगा। अगर यहाँ पर आप डी का वैल्यू 2 लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, डी का वैल्यू 2 लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप चलो मैं यहाँ पर एक और चेक कर ले रहा हूँ, यहाँ पर चेक करके देखता हूँ, तो आपको सर -13 में से -11 घटाना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको घटाऊं, तो यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो बनेगा -13, और यहाँ माइनस माइनस 2 साइन आया ना, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस +11, यहाँ से आ जाएगा आपका -13 +11, मतलब घटाव होगा और चिन्ह बड़े वाला का लगेगा, तो आ जाएगा -2। तो आंसर आ गया फिर से हमारा -2 आया, सेम आया। ठीक है, तो ये क्लियर। तो एपी के लिए सार्वंतर सेम होना चाहिए, अगर आपको बोला जाए चेक करिए तो सारे टर्म को चेक करिएगा, अगर दे दिया जाए एपी, इन दैट केस बस आप किसी भी 2 टर्म जो भी आसान लगे वहां पर से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल सेक्शन में, अगर क्लियर है तो वाई लिख के मुझे कंफर्म करिए, इतना हमने लास्ट क्लास में भी देखा ही था। यस या डाउट? क्लियर। चलो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एपी। अब ये मिलता जुलता क्वेश्चन दिख रहा होगा लास्ट क्लास का, है ना, या कहो सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। पोल में ऑन कर दे रहा हूं, तो ये क्वेश्चन ये देखने के लिए कितने बच्चों को याद है, इनमें से कौन सा समांतर श्रेणी है, एपी कौन सा है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 2 ऑप्शन तो बहुत जल्दी रिजेक्ट हो जाएगा, बाकी 2 ऑप्शन में जहां पर कंफ्यूजन हो रहा है उसमें हर एक टर्म के बीच का अंतर निकाल कर देखिए, 2 ऑप्शन तो पहले रिजेक्ट करेंगे, बाकी जो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है उसमें हर एक टर्म का अंतर निकाल कर चेक करिए, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं गया है कि समांतर श्रेणी है, यू हैव टू चेक समांतर श्रेणी है या नहीं है, कौन सा चेक करना है हमें। ठीक है, तो चेक करने के लिए थोड़ा टाइम दे दो, आप घटा घटा कर चेक करिए। ठीक है, तो अभी तक 13 आंसर आए, 13 में 11 सही है, 2 बच्चों का आंसर गलत है। क्लास में मुझे 27 बच्चे दिख रहे हो, मतलब लगभग आधे बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे करिए, 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, 14 में 12 सही।
ठीक है, 15 आंसर आ चुका है। जल्दबाजी मत करिए, आराम से करिए, आंसर आ जाएगा। रुकेंगे लास्ट के 25 सेकंड, 25 सेकंड और, तो 30 सेकंड और रुकते हैं, 30 सेकंड और। अगर टाइम चाहिए तो बता देना, अगर आपको लगता है कि मुझे समय चाहिए तो बिल्कुल आप बता सकते हो। ऐसे 30 सेकंड बहुत होता है। 25 सेकंड और रुकेंगे, 25 सेकंड और। अभी क्लास में 6 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, बिल्कुल बैठे मत रहिए, आप आंसर करने का कोशिश तो करिए। ठीक है, 2-3 बच्चे और हो, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। बढ़िया बात है कि मैक्सिमम सभी का आंसर आ चुका है। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल में एंड कर रहा हूं। 24 बच्चों के आंसर आए हैं, 24 में 17 सही है, कुछ बच्चों का आंसर गलत है। यहाँ पर देखें क्या गलती हो गई आपकी, देखो किस तरीके से आप सोचोगे, क्योंकि हमें चेक करना है ना हमें कि एपी है या नहीं। ठीक है, आप एक एक करके सारे ऑप्शन को चेक करोगे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन, तो मैंने बोला ना 2 ऑप्शन बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं ऑप्शन नंबर ए को देख रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन ए को देख रहा हूँ, तो ऑप्शन ए में अगर मैं देखूं कि कॉमन डिफरेंस या फिर अंतर कितना है पदों का, तो यहाँ पर आप देखोगे 4 में से 13 घटाएंगे। ठीक है, 4 में से 13 घटाएंगे कितना मिलेगा, 4 माइनस 13 घटा करके बताओ कितना मिलेगा, बताओ। माइनस का 9 माइनस मिलेगा। ठीक है, तो ये बोलेगा सर ये माइनस का 9 मिलेगा, नहीं 4 में से 13, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा ना, माइनस। अब 45 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 41। तो मुझे दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि सर यहाँ पर -9 आ गया और यहाँ पर 41 आ गया, तो अंतर तो अलग अलग आ गया, तो ये तो एपी हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर रिजेक्ट हो गया। ठीक है, दिख भी रहा था 13 में से 4 घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर कुछ हो गया, ये तो बड़ा अजीब सा दिख रहा है। ठीक है, एपी नहीं है। ऑप्शन सी भी बिल्कुल ऐसा ही है, देखो 5 और 9 है, 9 में से 5 घटाओगे आपको 4 मिल जाएगा, यहाँ पर अंतर जो मिलेगा वो 4 मिलेगा। यहाँ पर अंतर कितना मिलेगा, 1 में से 9 घटाओगे तो ये -8 मिलेगा, 100 में से 1 घटाओगे सर ये 99 मिलेगा। ये तो बस कुछ नंबर लिख रखे हैं रैंडम, तो ये तो एपी नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सी तो बनेगा नहीं हमारा, ए और सी तो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रिवीजन के लिए पूछा था, इंपॉर्टेंट तो बस एक चेक करने के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी को और डी को देखते हैं। ठीक है, और बी और डी में क्या होता है, सर बी और डी में अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, तो यहाँ पर 1.5 में से 1 को घटाएंगे, तो 1.5 में से 1 को घटाओगे, आपको सर 1.5 में से 1 घटाया तो यहाँ पर आएगा 0.5। ठीक है, 2 में से 1.5 को घटाओगे, 2 में से अगर मैं 1.5 को घटाऊं तो आपको मिल जाएगा 0.5। 2.5 में से 2 को घटाओगे, क्योंकि हमें चेक तो करना पड़ेगा सारा, 2.5 में से 2 घटाएंगे तो 0.5, और 3 में से 2.5 को घटाएंगे, 3 माइनस 2.5 तो आ गया 0.5। तो हमें क्या दिख रहा है, अंतर सभी जगह सेम आया, हर एक पदों का जो अंतर आया 0.5 ही आ रहा है, तो हम कहेंगे सर ये हमारा एपी बन सकता है। ठीक है, ये हमारा एपी हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का डाउट होगा, सर डी क्यों नहीं होगा। ठीक है, डी क्यों नहीं होगा, तो डी को देखिए, यहाँ पर 3 में से 5 घटाइए, 3 में से 5 घटाओगे आएगा यहाँ पर डिफरेंस -2। ठीक है, 3 में से 5 घटाया आपको सर ये -2 आया, 1 में से 3 घटाया, ठीक है, यहाँ भी -2 आ जाएगा, 1 में से 3 घटाया सर यहाँ भी -2 आया, -2 में से 1 घटाया, -2 में से अगर 1 घटाओगे तो आपको मिलेगा -3, यहाँ पर आपको दिख रहा है -3, तो ये अलग आ गया ना, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है सर सार व अंतर सेम नहीं है, यहाँ पर -2 आया, यहाँ -2 आया, यहाँ पर -3 आया, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है अंतर सेम नहीं था, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। क्लियर, तो बस ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि अगर कभी एपी चेक करने के लिए आ जाए तो हमें हर एक टर्म को चेक करना पड़ेगा डिफरेंस लेकर, हड़बड़ी में नहीं करोगे कि अच्छा यहाँ पे 2 आ गया, 2 में चेक कर लिया बाकी चेक नहीं किया, तो हर एक टर्म को चेक करना है। ठीक है, ये लर्निंग दे रहा है। ठीक, अब इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि इसका प्रथम पद बताइए और सारवंतर बताइए। चलो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको लग भी रहा होगा काफी आसान क्वेश्चन है कि नहीं। प्रथम पद का वैल्यू देखिए और सारवंतर देखिए, मैं एपी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ही क्लियर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि ये समांतर श्रेणी है, एपी दे रखा है, दिस इज एपी। ठीक है, दिया गया है 3, 8, 13, बस इतना। तो ए का वैल्यू हो गया देखिए सर। क्या हो गया, बढ़िया, हो भी जाना चाहिए इतने टाइम में। ए का वैल्यू कितना होगा, डी का वैल्यू कितना होगा,
सिर्फ 7 बच्चों के आंसर आए हैं। हो गया सर। ठीक है, हो गया, बढ़िया बात है। अभी वेट करते हैं क्योंकि अभी सिर्फ 8 बच्चों का आंसर आया है। जल्दबाजी मत करिए, आराम से आप जल्दी से लिख लो और जाके आंसर कर दीजिए, ठीक है। इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ऐसे। तो लास्ट 30 सेकंड है, ओनली 30 सेकंड। ए का वैल्यू डिसाइड करिए, डी का वैल्यू डिसाइड करिए, आंसर आ जाएगा। सर पोल में आंसर नहीं हो रहा। आंसर नहीं हो रहा, लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, पहला पद क्या है? ए का मतलब पहला पद, डी मतलब सारवंतर। 15 सेकंड, 15 सेकंड और। इस क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सभी का आंसर सही आना चाहिए, जो कि मुझे दिख रहा है 4 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। अभी हो रहा है आंसर क्या? अभी हो रहा है? यस सर हो गया। ठीक है, यस सर हो रहा है। ओके नाइस, चलो ठीक है। लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10। और अभी रुकेंगे लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। टोटल 25 आंसर आए हैं, 25 में 21 सही है और 4 गलत है। अब इसमें 4 क्यों गलत हो गया? कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए जिसमें किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। हमारा एपी क्या दे रखा था सर? 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है, क्वेश्चन में दे रखा है एपी है। पहला टर्म क्या है? ए का वैल्यू, पहला टर्म, ए मतलब पहला टर्म, यहाँ पर लिख दोगे सर 3। ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर 3 दिख रहा है, आंसर हो सकता है सर। ऑप्शन बी में भी 3 दिख रहा है, हो सकता है। ऑप्शन सी तो नहीं होगा ना, 13 लिख दिया, 13 तो नहीं है हमारा पहला टर्म। पहला टर्म 5 तो नहीं है, ये तो बिल्कुल रिजेक्ट हो गया। ठीक है, सी और डी तो पहले हट गया। अब डी का वैल्यू, डी मतलब सारवंतर, कॉमन डिफरेंस। 8 में से 3 घटा दीजिए, तो 8 में से 3 घटा दीजिए, आपका आंसर कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। ठीक है, 13 में से 8 घटा दीजिए, आपका 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर क्या आएगा? 5। डी का वैल्यू 5 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में तो 8 लिख दिया, गलत है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो मैक्सिमम सभी के आंसर थे। जिनका गलत हो गया समझ में आया ना? छोटी सी गलती कर दी होगी कुछ कैलकुलेशन में, या फिर जल्दबाजी में कुछ गलत हो गया होगा। चलिए, तो आंसर क्या आएगा? पोल बंद कर दो। पोल नहीं बंद है क्या? पोल तो बंद होगा। नो सर। पोल एंड है। पोल कैसा दिख रहा है क्या अभी तक आपको? पोल एंड कर दिया गया है। यस सर। चलो ठीक, अब हुआ सर। ओके, लेकिन पोल एंड था मेरे तरफ से, दिखना तो नहीं चाहिए। चलो पोल, क्वेश्चन नंबर 3। समांतर श्रेणी एक दे रखा है, इसमें पहला पद और सारवंतर ज्ञात करें। ठीक है, पहला पद और सारवंतर। क्वेश्चन नंबर 3 मैं लॉन्च कर दे रहा हूं। पहले तो आपका चैट बंद कर दे रहा हूं और आपका पोल अभी ऑन है। जहां से भी आपको आसान लगे उस किसी भी दो लगातार टर्म को घटाइए, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को। चिन्ह का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। पहला टर्म और फर्स्ट टर्म मतलब ए, और सारवंतर मतलब डी। ठीक, एपी में लिख दे रहा हूँ हुआ यहाँ सर। पर। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसे ही सभी का होगा मैं खुद इसको डिस्कस करूंगा। माइनस का 3, माइनस का 1, 1, यहाँ पर 3 डॉट। और ये दे रखा है कि ये जो है ना, ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप चेक कर रहे हो बैठ के, चेक मत करो, क्योंकि दे रखा है, क्वेश्चन ही बोल रहा है, तो गलत तो नहीं लिखेगा। तो आप कहीं से भी निकाल लीजिए इसका अंतर, कोई भी दो टर्म में से घटा करके देख लीजिए। ठीक है, तो 12 आंसर आए हैं, 12 में 11 सही, 13 में 12 सही। क्या इस क्वेश्चन को 25 सेकंड में आप लोग कर लोगे? लास्ट 25 सेकंड और है, हो जाएगा ना? हो जाना चाहिए, आसान क्वेश्चन। अगर टाइम चाहिए होगा तो बताना। 20 सेकंड और है, 20 सेकंड और। चिन्ह में गड़बड़ी मत करो, आप टर्म्स को घटाइए। पूर्णांकों का संक्रिया जो पढ़ा था आपने ना, पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फिर एग्जाम में गड़बड़ करोगे। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। ठीक है,
लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और टोटल 25 आंसर आए हैं अभी तक मेरे पास, 26 आंसर आ चुके हैं, 26 में 20 सही। सर और हाँ जी साहिब बताइए। सर मेरा आंसर नहीं हो पाया सर, पोल नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, अभी आप चैट में लिखो, क्योंकि अभी अभी थोड़ा देर पहले बोलते ना मैं रुक जाता, लेकिन अभी पोल एंड हो चुका है, तो आप चैट में लिखिए अपना आंसर, चैट ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी चैट ओपन है साहिब, आप चैट में बताइए, सभी को लिखने की नीड नहीं है, सभी लोग मत लिखना। साहिब दीजिए अपना आंसर, क्या होगा आंसर, ए बी सी या डी। देखो एक मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या होता है ना, आप लोग कई बार अगर आपका पोल नहीं चल रहा होता तो आप लेफ्ट करके दूसरे फोन से ज्वाइन करने की कोशिश करते हो, जैसे अभी कर रहे थे। एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो। अभी देखा थोड़ी देर पहले विशाल वर्मा के आईडी से शायद मधु है, उन्होंने बोला सर पोल नहीं चल रहा, तो मैंने वेट किया। तो अगर कभी पोल में इशू आ रही है ना, आप एक बार बोल दिया करो माइक ऑन करके, सर मेरा पोल नहीं चल रहा, ठीक है। तो फिर मैं टाइम दे दूंगा, थोड़ा रुक जाऊंगा, मुझे पता नहीं होता ना फिर, ठीक है। तो यहाँ पर श्रेणी क्या लिख रखा है, एपी, -3 -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे भी ये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहला टर्म की बात करूं, प्रथम पद या पहला पद ए, तो ए का वैल्यू तो -3 है, ठीक है, ये तो साफ दिख रहा है, पहला वाला टर्म -3 है। ऑप्शन नंबर ए में भी -3 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन बी तो गलत हो गया, तो बी नहीं होगा, यहाँ पर 1 लिख दिया। ऑप्शन सी में भी -3 है, ऑप्शन डी भी -3 है, तो ये आंसर कौन सा होगा, ए सी या डी। अब डी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो हम सार्वंतर निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं। देखो इसमें हर एक टर्म को घटाने की नीड नहीं है, हम जो सबसे आसान होगा वहां पर देख लीजिए। तो मुझे दिख रहा है ना, 3 में से 1 घटाना सबसे आसान है, 3 में से 1 घटाइए, एपी तो है ही, तो बस 3 में से 1 घटा दीजिए, तो यहाँ पर आप बोलो सर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 में से 1 घटा करके हमने देख लिया कि सर यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 2 वाला। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 2, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी कहीं से भी चेक करके देख लीजिए, एक बार मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। मैं अगर यहाँ से घटाना चाहूँ तो आपको सर -1 में से -3 को घटाना है, तो आप ऐसे लिखोगे -1 -3, ऐसे लिखना पड़ेगा, दो साइन अगर एक साथ आता है तो। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, ये बनेगा -1 प्लस का 3। अब एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो आंसर घटा करके मिलेगा। तो 3 में से 1 घटाया तो 2 आ गया, और चिन्ह बड़े वाले नंबर का लगेगा, तो 3 के आगे प्लस का साइन है तो मैं प्लस का लगा दिया, अगर माइनस का साइन होता माइनस का लगाता, ठीक है। तो प्लस का 2 आएगा, आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आया, इज इट ओके। चलो अगला क्वेश्चन करिए सेम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक और एपी दे दिया और आपसे बोला गया यहाँ पर प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है, सेम चीज। तो इतने टाइप के जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने करवाया ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से ही लिए गए हैं, हाँ बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आराम से करिएगा। यहाँ पर -3 है, फिर -8 है, फिर -13 है, फिर और आगे जाते रहेगा ये। तो ए का वैल्यू तो आपको साफ दिख रहा होगा, और डी का वैल्यू देखिए क्या होगा। ए का वैल्यू तो नहीं भी निकालोगे तो काम चलेगा, यहाँ पर देखिए सारे में ए का वैल्यू -3 ही है, ठीक है। तो ए तो आप नहीं भी निकालोगे तो -3 ही बोलोगे ना, ए का वैल्यू तो -3 है ही, ठीक है। डी का वैल्यू देखिए, यहाँ आंसर आएगा डी से, क्योंकि ए का वैल्यू तो -3 दिख ही रहा है। डी का वैल्यू देखिए क्या होगा, सर 14। कितनों का सही? अच्छा 16 बच्चों के आंसर आए हैं और 16 में 11 बच्चों का आंसर सही है, ठीक है। तो अगर आपका उस 12 में है, 12 बच्चों का भी सही है, तो 12 में है नाम, बढ़िया है। अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, स्पेशली चिन्ह का कुछ कंफ्यूजन कर रहे हो आप लोग थोड़ा सा, है ना, तो वो अभी थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। 20 आंसर आ चुका है, 20 में 14 सही है, ठीक है। 21 आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे करिए, बैठे मत रहिए। क्लास में मुझे लगभग 30 बच्चे देख रहे हो, 30 के आसपास, 30 से ज्यादा ही बच्चे हैं। आंसर सिर्फ 22 का आया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, आंसर कीजिए, ठीक है।
रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड, या चलो 20 सेकंड, 20 सेकंड और रुक जाते हैं, 20 सेकंड्स और। 15 सेकंड, 26 आंसर आ चुके हैं अभी तक। 10 सेकंड, 10 सेकंड और। अभी भी 5-6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। देखो बैठे मत रहिए, क्लास में हमेशा एक्टिव रहिए आप। एक्टिव कहने का मतलब आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और आपके आंसर में बता रहा हूँ क्या क्या आंसर है। 3 7 17 और 0। मतलब 3 7 17 कहने का मतलब क्या हुआ, 3 बच्चों का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 बच्चों का आंसर ऑप्शन बी, 17 बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर सी, और डी तो किसी ने किया, किसी ने नहीं किया। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, डी तो आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पर समझते हैं इसको। देखो पहला टर्म तो आपको पता है सर, ए का वैल्यू तो -3 मिलने वाला है। ठीक है, पहला टर्म तो -3 दिख रहा है मुझे, ये वाला टर्म। ठीक है, सारे ऑप्शन में -3 है, तो इससे तो आंसर पता नहीं चल रहा। अब मुझे निकालना होगा डी, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस देखो यहाँ पर दो, सबसे ज्यादा कंफ्यूज क्या हुए हो, ऑप्शन नंबर बी में और सी में। ठीक है, बी और सी में कंफ्यूजन है। 5 होगा या -5 होगा। ठीक है, 5 होगा या -5 होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे सर, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे सर, सेकंड टर्म में से पहले टर्म को घटाएंगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सर, -8 में से घटाना है -3, और -8 में से अगर मैं -3 घटाऊं तो मुझे यहाँ पर साइन माइनस का लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसे। अब इसके आगे सॉल्व करोगे, बनेगा -8, यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर 3 बनेगा, दो साइन एक साथ है, माइनस माइनस प्लस बन गया, -8 + 3। अब आपको पता है कि सर एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो इसका आंसर जो भी आएगा घटाओ करके आएगा, घटाना पड़ेगा। 8 में से 3 घटाया, 5 आ गया। लेकिन चिन्ह जो होगा, चिन्ह तो बड़े वाला नंबर का लगेगा, तो चिन्ह बड़े का लगाएंगे। यहाँ पर 8 के आगे माइनस का साइन है, तो -5 आंसर आएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो बनेगा -5। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो 5 क्यों नहीं आया, समझ में आया। यहाँ पर साइन तो बड़े वाला का लगेगा, तो -8 का साइन नेगेटिव था, तो -5 आएगा। ठीक है, क्लियर। बताओ। यस सर। तो इस तरीके से कहेंगे सर, आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलो, तो ये क्लियर होता है। तो अभी क्या करते हैं, इतना टॉपिक पर हम लोग स्टॉप करते हैं कि समांतर श्रेणी को, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो अभी सोच रहे हैं कि आपके एग्जाम के लिए कुछ तैयारी करवा दूं। ठीक है, तो एग्जाम में जो टॉपिक आ रहा है, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं आज। आज प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, फिर उसके बाद आप लोग बताना कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो अभी एपी जो भी कंटिन्यू करना होगा आपके एग्जाम के बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रोबेबिलिटी एक छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, देखो प्रायिकता मतलब एक संभावना, कह सकते हो। प्रोबेबिलिटी और प्रायिकता में हम लोग पढ़ते क्या है, संभावनाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कई बार आप लोग सुनते हो ना कि आज बारिश होने की संभावना है ना, बहुत चांसेस है, कुछ चीजें होने के चांसेस है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो आप एक संभावना व्यक्त करते हो कि आज संभावना है इंडिया के जीत जाने की, है ना। आप संभावना करते हो कि आज ऑस्ट्रेलिया के जीतने की संभावना है। आईपीएल का मैच में आप लोग प्रोबेबिलिटी एक चांस बताते हो, ये जीतेगा ये हारेगा। तो थ्योरी ऑफ चांसेस कहते हैं संभावनाओं की मैथ से इसमें। तो संभावना किस चीज की होती है सर, किसी घटना की संभावना, ये नोट करिएगा। जो प्रायिकता हम लोग बताते हैं, किसी घटना की बताते हैं, मतलब किसी इवेंट की। ठीक है, किसी इवेंट की घटना प्रोबेबिलिटी बताते हैं। अब ये घटना या इवेंट क्या है, देखो 2-3 चीज आपको पता होना चाहिए। एक चीज होता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, समझिएगा बेसिक्स। एक चीज होता है आपका एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, प्रयोग। प्रयोग का प्रोबेबिलिटी नहीं होता, प्रयोग का कोई भी प्रायिकता नहीं होता। प्रायिकता किसका होता है सर, इवेंट का। एक होता है इवेंट, इवेंट को कहते हैं घटना, जिसको हम लोग घटना कहते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, जैसे अगर मैं एक सिक्का को उछालूं, तो एक सिक्का को उछालना एक प्रयोग है, हमने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो अलग अलग प्रयोग हैं जो आपको पढ़ने हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, एक सिक्के को उछालना या दो सिक्कों को उछालना, सिक्के को उछालना, टॉसिंग अ क्वाइन।
इसको क्या कहेंगे सर? सिक्के को उछालना जो प्रक्रिया है इसको हम एक इवेंट एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, प्रयोग बोलेंगे। या फिर आपने पढ़ा होगा एक पासा, जिसको डाइस कहते हो, लूडो का जो होता है, पासा को फेंकना, ठीक है, इसको क्या कहेंगे सर? एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब फेंक रहे, प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो जो मैच हो रहा है क्रिकेट मैच, वो एक इवेंट, वो एक एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, ठीक है। अब इवेंट क्या होगा सर? हेड का आना पहले वाले में, सर हेड का आना या टेल का आना, चित और पट जो होता है, हेड का आना एक इवेंट है, टेल का आना एक इवेंट है। तो हेड का आना का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। या फिर ये पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? आप बोल सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 भी आ सकता है क्या? नो सर। नहीं आएगा ना? तो आप बोलो सर 6 तक आ सकता है। तो ये सारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो आ सकते हैं परिणाम, इन सभी को परिणाम कहते हैं। तो एक एक परिणाम क्या होता है? हर एक परिणाम एक इवेंट कहलाता है। समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता हम प्रयोग की निकालेंगे या फिर घटना के निकालेंगे? आप बताओ किसके निकालेंगे? तो किसी भी घटना या इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट की हम लोग प्रायिकता नहीं निकालते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके जो इवेंट होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम लोग सीधे मैं फॉर्मूला बता दूं तो फिर क्या होगा, सीधे आप याद कर लोगे, ठीक है। तो याद नहीं करना, इस चीज को समझते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल समझाऊं बिना कुछ प्रोबेबिलिटी पढ़ाए हुए, अगर मैं आप में से किसी बच्चे से पूछूं सिक्के पर आधारित, ये एक एक्सपेरिमेंट है हमारा, एक प्रयोग है सिक्कों को उछालना, जैसे शोले मूवी में आपने देखा होगा, सिक्का उछालते हैं, हेड और टेल करते हैं। तो सिक्के को उछालने पर क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं, और क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए, ये समझिएगा। तो अगर मैं एक सिक्का को उछालूं, ठीक है, ऐसा समझिएगा, तो एक सिक्का को उछालना क्या होगा? एक प्रयोग होगा, एक एक्सपेरिमेंट होगा। उसमें क्या होगा सर? या तो हेड आएगा, इस वाले को आप कहते हो हेड, जब उछालेंगे तो जो परिणाम आएंगे सर वो या तो हेड आएगा, मैं कई बार इसको सिर्फ एच से रिप्रेजेंट कर दूंगा, या फिर टेल आएगा। हेड को ही इंग्लिश में चित कहते हैं और इसको पट कहते हैं, चित और पट। तो अगर मैं आप में से किसी बच्चे से पूछूं कि क्वाइन को उछाला, कितना चांस है हेड के आने का और कितना चांस है टेल के आने का, तो आप में से हर बच्चा ऐसा तो बोल देगा ना सर दोनों के जो चांसेस है आने की, वो दोनों की बराबर चांसेस है। इतना तो आप में से सारे बच्चे बता दोगे कि दोनों के आने के चांस बराबर बराबर है, अगर सिक्का बेईमान नहीं हो, दोनों तरफ हेड ना बना हो, है ना, एक बिल्कुल बढ़िया सा सिक्का है, नॉर्मल सिक्का जो होता है, तो आप कहोगे सर दोनों के आने के चांसेस बराबर बराबर है। तो आप कहोगे सर जितना हेड के आने के चांस है उतना ही टेल के भी आने के चांस है, बराबर बराबर चांसेस है। तो इसको लिखने का अगर मैं परसेंटेज के फॉर्म में लिखूं तो आप ऐसा बोल सकते हो सर 50% चांस है, 50% कहने का मतलब आधा चांस, 50% चांस है हेड के आने की और 50% चांस है टेल के आने की, 50% हेड 50% टेल। तो ये समझ, हाँ जी बताइए। चैट सेक्शन ऑन करना सर। चैट सेक्शन बंद है क्या? काफी Yes, देर से फिर बंद होगा, आप लोगों ने बताया नहीं मुझे। चलो चैट अभी ऑन कर दिया, सॉरी फॉर दैट, बिल्कुल आपको पहले बताना चाहिए था, ठीक है। हाँ जी ठीक है, अभी ऑन है, कुछ भी डाउट होगा तो बताइएगा, या फिर अभी कोई डाउट है क्या इतने में? इतने में किसी का कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर 50% चांस है हेड के आने के और 50% चांस है टेल के आने का। तो प्रोबेबिलिटी में जनरली परसेंटेज में नहीं बताते, तो आप बोलोगे सर 50% मतलब आधा, और आधा को लिखने के लिए आप लिख दोगे सर 1/2 चांस है, 1/2 प्रोबेबिलिटी है हेड के आने के और 1/2 चांस है टेल के आने का। आधा चांस है हेड का, आधा चांस है टेल का। और आधा को आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में याद किया होगा, लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया तो था काफी सारे बच्चों को जो मुझसे पढ़ते थे, और कहीं भी आप पढ़ रहे होगे तो आधे को फ्रैक्शन के रूप में 1/2 लिखते हैं, ठीक है। हाँ इसका चलो मैं नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है, इसका जो पीडीएफ होगा ना मैं हर क्लास के बाद सेंड कर दूंगा, ठीक है, हर क्लास के बाद इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा जो भी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखेंगे सर, प्रायिकता हेड के आने की कितना आ जाएगा सर 1/2 आ जाएगा। लिखने का तरीका ही होता है पी टेल, मतलब टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इतना क्लियर है, लिखने का तरीका समझ में आया।
अब ये तो ठीक है, मैंने बिना कुछ फॉर्मूला का, बिना कुछ मैथमेटिकली यूज किए हुए थोड़ा आपने सोच कर आंसर दे दिया सर, हेड के आने के चांस 1/2 और टेल के आने के चांस 1/2, दोनों के आने के बराबर चांस। तो इसमें कोई फॉर्मूला मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आया कैसे? अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, ये तो बहुत आसान था इसलिए आपने बहुत जल्दी से बता दिया। तो इसका कोई फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल फॉर्मूला है, आपकी किताब में ऐसा लिखा हुआ होगा। बताऊं सर? तो आपने ठीक है बताओ, फॉर्मूला बताओ। सर प्रायिकता का फॉर्मूला है घटना में अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। नाइस, बहुत बढ़िया। तो वही आप बोलोगे सर, यहाँ पर फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, पीई मतलब किसी इवेंट, ई मतलब कोई इवेंट, कोई घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। फेवरेबल टू ई मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब टोटल कितने पॉसिबल संभावनाएं थे, टोटल सभी संभावनाओं की संख्या क्या थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने जब कॉइन को उछाला तो एक हेड का आना था और एक टेल का आना था, ठीक है। टोटल कुल संभावना क्या था, 2 था, और हेड का आने का चांस 1 था। तो आपको इसका जो हेड का प्रोबेबिलिटी हमने बोला वो बोला 1/2, और टेल के आने का प्रोबेबिलिटी कितना बोला, टेल के आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 बोला। तो ये कहाँ से आया, इस वाले फॉर्मूला से आया, ठीक है। इस फॉर्मूला से आया आपका कि जब आपने बोला सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपने बोला सर एक तरीके से हेड आ सकता है, टोटल 2 संभावनाएं थी, टेल आने का भी आपको सर 1/2। इतना क्लियर है क्या? ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, इसी फॉर्मूला पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। ये तो बहुत आसान वाला था, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही जो इवेंट है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हेड के आने की जो प्रायिकता है और टेल के आने की जो प्रायिकता था, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, दोनों बराबर बराबर है? तो अगर कोई ऐसा इवेंट हो, कोई ऐसा घटना हो, ठीक है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हर एक इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बराबर है, तो ऐसे वाले को हम क्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। समप्रायिक परिणाम। समप्रायिक परिणाम मैं लिख रहा हूं, इक्वली लाइकली इवेंट, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं समप्रायिक परिणाम, समप्रायिक घटना, ठीक है, घटना। तो इसको कहेंगे समप्रायिक घटना, ओके। तो हेड के आने के चांस और टेल के आने के चांस बराबर है, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे आज बारिश होगी कि नहीं होगी, तो बारिश की होने के चांस 1/2 होगा, बारिश के ना होने के चांस भी 1/2 होगा, तो दोनों के होने के चांस बराबर हो जाएंगे, तो उसको कहेंगे समप्रायिक घटना। समझ में आया? क्लियर? यस। ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन समझिए, मेरे पास एक बैग है, इस बैग में 3 बॉल है, एक बॉल रेड है, एक ब्लू है, एक येलो है, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल जो है हमारे, इनमें से एक बॉल मैं आंख बंद करके देख कर नहीं निकाल रहा, यादृच्छिक लिखा था, रैंडमली आंख बंद करके रैंडमली इसमें से एक बॉल टेक आउट किया, निकाला, एक बॉल निकाला हम, ठीक है, 1 बॉल हमने रैंडमली निकाला। तो येलो के आने के क्या चांसेस है? 1/3। तो आपको सर येलो कितने बॉल है, आप सिंपली बोलो सर पी येलो, आपको सर येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, येलो कितने बॉल है, एक बॉल है, कुल बॉल कितने हैं, कुल टोटल 3 बॉल है, ठीक है, टोटल 3 आए, तो आपको सर यहाँ पर अनुकूल कितने हैं, अनुकूल 1 है, और टोटल यहाँ पर 3, तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रायिकता कितनी है, 1/3। 1/3। आप बोलो सर बॉल रेड कितनी है, तो एक ही बॉल है ना रेड, और कुल बॉल कितनी है इसमें, 3 है, तो 1/3 आ जाएगा। और अगर मैं पूछूं कि ब्लू बॉल निकलने के चांसेस कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये भी बोलोगे सर एक बॉल ब्लू था और टोटल 3 बॉल है, तो 1/3। तो क्या हमने यहाँ देखा, ये तीनों को भी हम क्या बोलेंगे सर, ये तीनों क्या समप्रायिक घटनाएं हैं, समप्रायिक है क्या, समप्रायिक है कि नहीं है ना, बिल्कुल होगा। समप्रायिक नहीं है, क्यों नहीं है? देखो पी येलो बराबर पी रेड बराबर पी ब्लू, तीनों बराबर आ गया ना, रेड के आने के चांस, येलो के आने के चांस और ब्लू के आने के चांस बराबर है, तो हम कहेंगे सर ये क्या है, समप्रायिक घटना है, ठीक है, इक्वली लाइकली है। जितना चांस येलो के आने की है उतने ही चांस रेड के आने की है, और उतने ही चांस ब्लू के आने की है, ठीक है, तीनों के बराबर बराबर चांस है, ठीक है, तो बराबर चांस है, 1/3 कह दिया। जब भी तीनों के बराबर आ जाए तो आपको समप्रायिक घटना होगी, ठीक है, समप्रायिक होगा, कोई बात नहीं। अभी मैं आपको ये भी एग्जाम्पल देता हूँ, सिर्फ इतना से नहीं निकलूंगा, अगर मैं आपसे अगर कुछ एग्जाम्पल जब तक नहीं बताऊं कि समप्रायिक कहाँ पर नहीं होता तो कंफ्यूजन रह जाएगा। अब देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में क्या किया कि मैंने एक बैग बनाया, मैंने एक बैग बनाया,
अब इस बैग में कुछ बॉल डाल रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने 2 रेड बॉल डाल दिए, मैंने कुछ ब्लू बॉल डाल दिए इसमें, और एक मैंने ग्रीन बॉल डाल दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ, चलो यहाँ पर मैं कुछ चीज लिख दे रहा हूँ। कुल गेंदें कितनी है आप लोग मुझे बताओ, कुल बॉलों की संख्या कितनी है कुल गेंद? 6 6 तो आप बोलो 6, ठीक है। ये ध्यान से सीखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। यहां से अगर मैं पूछूं कि लाल गेंद कितनी है, 2 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नीली गेंद कितनी है, 3 3। अगर मैं पूछूं कि हरी गेंद कितनी है, 1 1। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से यादृच्छिक एक वर्ड होता है, यादृच्छिक क्यों लिखता है, रैंडमली, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको बॉल दूं और आप देख करके इसमें निकालिए, देखना नहीं है, आपके आंख पर पट्टी लगा दिया जाएगा, रैंडमली आपको इसमें से एक बॉल निकालना है। क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि जो बॉल आए वो रेड कलर का बॉल आए? तो आप इसको लिखो कैसे, 2/6 पी आर, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर पी आर अगर निकालना है तो आप देखिएगा सर कितने रेड बॉल हैं, तो रेड बॉल टोटल 2 हैं, ठीक है। टोटल कितने बॉल हैं, कुल गेंदों की संख्या 6, तो 2/6, ठीक है। और 2/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको काटिए और आपका आंसर आ जाएगा 1/3, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं, तो आंसर आएगा 1/3, ठीक है, 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर मैं पूछूं आपसे, मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, कि बॉल जो आए वो ब्लू कलर का है, 1/2 1/2, बढ़िया। तो आप बोलो सर नीला बॉल कितना है, नीला बॉल का संख्या देखिए, नीले बॉल की संख्या 3 है। अनुकूल परिणाम मतलब, अनुकूल मतलब कितने नीले बॉल हैं, नीले का आप निकाल रहे हो, नीले बॉल 3 है। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितने, 6 तरह के बॉल आ सकते थे रैंडम, या तो अगर एक एक करके निकालेंगे टोटल 6 बॉल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3/6 आंसर आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो 1/2। अच्छा ग्रीन का भी आंसर बता दिया, नाइस। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ पी ग्रीन, ग्रीन लिख देता हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, हरे बॉल आने की प्रायिकता 1/6। आपको सर ग्रीन बॉल हैं कितने, ग्रीन बॉल 1 है और कुल बॉल 6 है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 1/6। तो यहाँ पर हमने तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, तीनों का निकाल दिया, रेड का, ब्लू का और ग्रीन का, प्रायिकता निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट किसको बोलोगे, बॉल जो हम लोग निकाल रहे हैं रैंडमली इसको एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, प्रयोग बोलेंगे। लेकिन रेड बॉल का आना, ब्लू बॉल का आना और ग्रीन बॉल का आना, ये क्या होगा, घटना होगा, और ये घटना का हमने प्रायिकता निकाल दिया। अब कोई आपसे पूछे कि इस केस में मुझे बताइए, क्या ये जो तीनों ही घटनाएं थी, पी रेड बॉल का आना, ब्लू बॉल का आना और ग्रीन बॉल का आना, क्या ये सांप्रायिक है? नो सर। नो सर यह सांप्रायिक नहीं है, क्योंकि आपको दिख गया सर यहाँ 1/3 आया, यहाँ 1/2 आया, यहाँ पर 1/6 आया, तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे सर इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, ठीक है। समझ में आया? अब समझो, एक कंसेप्ट यहाँ से निकल कर आया होगा आपको, इतना क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आ गया, यस यहाँ तक सर। क्लियर? चलो अब यहाँ से एक कंसेप्ट और निकल कर आता है। अगर मैं आपसे सिंपली पूछ लूं ऐसे कि एक हमारे पास बॉक्स है, या इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके दे दे आपसे, कंसेप्ट को समझिएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें लाल बॉल की जो संख्या है वो दे दिया 15, और मैं बोल रहा हूँ ब्लू बॉल की जो संख्या है या नीले बॉल की जो संख्या है वो भी मैं दे रहा हूँ 15। अगर मैं एक बॉल रैंडम निकाल रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि वो बॉल का निकालना वो लाल आए या नीला आए, क्या यहाँ पर जो आएगा आंसर वो सांप्रायिक होगा या नहीं होगा? होगा सर। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों बॉलों की जो संख्या है बराबर बराबर है, 15 रेड है 15 नीले हैं, तो बिल्कुल बोलोगे सर ये सांप्रायिक होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि लाल बॉल की संख्या, आप खुद सोचिए, बराबर बराबर तो दोनों के बराबर बराबर चांस हो जाएंगे ना। लेकिन अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि लाल बॉल जो है मेरे पास वो मैं कह दिया 20 है, और मैं कह रहा हूँ जो नीला वाला बॉल है वो नीला वाला बॉल मैंने बस एक ही 2 पीस रखा, 2 ही रखा। अब मुझे बताइए किसके, अगर मैं आंख बंद करके निकालूं तो ज्यादा चांस किसका आने का है, लाल या नीला? लाल, क्योंकि आपको पता है सर लाल बॉल ज्यादा है। मान लो 100 बॉल डाल दिया लाल, 1 बॉल डाल दिया ग्रीन, तो ग्रीन के आने के चांस कम हो जाएगी ना, लाल ही निकलने का चांस है, प्रोबेबिलिटी। तो आप बोलो सर यहाँ पर डेफिनेटली हम कह सकते हैं लाल बॉल के आने के चांस ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पी रेड डज नॉट इक्वल टू पी ब्लू,
ठीक है, दोनों के बराबर बराबर चांस नहीं आने की, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे सर, ये संप्रायिक नहीं है, ठीक है, इस वाले को हम संप्रायिक नहीं बोलेंगे। समझ में आया संप्रायिक का मतलब? तो हम बस ये Yes. डेटा देखकर बता सकते हैं संप्रायिक है कि नहीं है ना। चलो, क्या इतना से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, अपने एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस एक सेकंड रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। चलो, ये क्वेश्चन है आपका, दिख रहा है क्या? मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, अभी दिख जाएगा। देखो, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, बोला गया एक थैले में 3 नीली गेंद है, 2 सफेद गेंद है और 4 लाल गेंद है। यदि एक गेंद थैले से यादृच्छिक रैंडमली निकाली जाती है तो इसके सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? बताइए। 2/9। 2/9। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर, यहाँ पर नीली गेंद कितनी है? नीले के लिए मैं ब्लू लिख रहा हूँ, चलो मैं नीले ही लिख देता हूँ, कि सफेद को तो सफेद से लिख नहीं पाऊंगा, फिर दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ नीले गेंद कितनी है? नीली गेंद है आपके पास 3। सफेद गेंद कितनी है? सफेद गेंद है आपके पास 2। और लाल गेंद कितनी है आपके पास? लाल गेंद है आपके पास 4, ठीक है। कुल गेंद कितनी हो गई? कुल कितनी हो गई? No. 9 3 + 2 + 4, 3 2 5 4 9, ठीक है। अब यहां से आप बोलोगे सर निकालना क्या था? प्रायिकता सफेद बॉल, ठीक है। बस इतना एग्जाम में लिखना, पी सफेद, ठीक है, सर समझ जाएगा, आपके कॉपी जो भी चेक कर रहे होंगे ना, समझ में आ जाएगा। पी सफेद निकाल दो या पी डब्ल्यू लिख दोगे, पी व्हाइट, तो यहाँ से आ जाएगा। तो सफेद बॉल, अनुकूल परिणाम क्या है? 2, सफेद 2 है, कुल कितने हैं? कुल 9 है, तो 2/9 आंसर, ठीक है। तो इतना जल्दी से आंसर आ जाएगा 2/9। लाल बॉल की बताइए, मुझे पूछा तो नहीं गया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ ही लूं कि मुझे बताइए लाल बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी, पी रेड। 4/9। 4/9। आपको सर यहाँ पर 4/9, ठीक है, 4/9 लिख दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। देखो ये क्वेश्चन ही हो गया ना, अगला क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ। सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अंतर तो मुझे नहीं लग रहा। चलो, ये क्वेश्चन, अच्छा वही क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर बता दो। नीले गेंद Sir. 1/3. 1/3, बढ़िया। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो 3 नीले गेंद है, 2 सफेद गेंद है और 4 लाल गेंद है। तो यदि एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो नीली गेंद होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पी नीला, ठीक है, ऐसा लिख दोगे। तो नीला बॉल देखिए कितना है, तो नीला बॉल आपका 3 है, ठीक है, नीला बॉल आपका 3 है। कुल बॉल बॉल कितने हैं? तो टोटल है आपके पास 3 2 5 4 9, तो टोटल 9 है, तो आप बोलिए सर 1/3। क्लियर? ये समझ में आ गया? Yes, तो ऐसे sir. वाले क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएंगे ना। चलो एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, Yes. यहाँ पर मुझे देखने दो इसमें से कौन सा आपको करना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन करिए, दोनों सेम ही है, ये क्वेश्चन करिए। लाल गेंद की आने की प्रोबेबिलिटी, 3 लाल है और 5 काली है। 3/8. तो यहाँ पर आप बोलोगे सर कुल बॉल कितना है? देखो यहाँ से कंसेप्ट और मैं सिखाऊंगा। कुल बॉल कितना है आपके पास? 8 है, ठीक है। लाल बॉल कितना है आपका? लाल बॉल है आपका 3। और काली गेंद कितनी है आपके पास? काली गेंद है आपके पास 5, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए पी लाल, ठीक है, लाल गेंद की, तो आपको सर लाल कितने हैं आपके पास? 3 बॉल है, ठीक है, टोटल 3 है। कितने में से? टोटल कितना है? टोटल 8 है, तो 3/8 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नीले गेंदबाज की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता बताइए। 5/8. 5/8। ठीक है, 5/8 ही आएगा ना। तो आप क्या बोलोगे सर? यहाँ पर ये समझिए, लाल गेंद नहीं आने का मतलब क्या हुआ? सर 2 ही चीज आ सकता है, या तो लाल आएगा या फिर काला आएगा। लाल नहीं आने का मतलब काला आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पी ब्लैक, ठीक है। तो पी लाल नहीं, ऐसा भी लिख सकते हो, लाल नहीं आने की प्रायिकता जो होगी वो मतलब पी नीले आने की, काली आने की, ठीक है, काली गेंद है यहाँ पर, काली आने की। तो आप बोलो सर काली कितनी है? 5 है, टोटल 8, तो 5/8 बोलोगे आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर 5/8 क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है? क्लियर? Yes, sir. चलिए, तो इस टाइप से हमने कर लिया। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो मैंने बताया ना लाल नहीं आने की प्रायिकता, इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। पहले आप ये अगला कंसेप्ट समझिए। अच्छा ये क्वेश्चन देखने दो, ये कैसा है। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओगे? पोल नहीं पूछेंगे आज, पोल नहीं करेंगे, क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाएगा, फिर बहुत कम रिवीजन हो पाएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन। 5 लाल पत्थर है, 8 सफेद है, 4 हरा पत्थर है। संदूक में से एक रैंडम निकाला गया, क्या प्रायिकता होगी कि पत्थर सफेद हो? और सेकंड में पूछा गया हरा। 8/17 8 सर, बटा 17 8 पहला क्वेश्चन था। 4/17 नाइस। तो देखो यहाँ पर आप सिंपली बोलोगे सर, यहाँ पर लिख लो लाल कितने पत्थर है। सिंपली आप बोलोगे सर रेड, रेड जो है आपके पास वो मैंने लिख दिया 5, ठीक है। और व्हाइट कितने हैं आपके पास, यहाँ लिख दे रहा हूँ, व्हाइट जो है हमारे पास वो लिख दिया मैंने 8। और ग्रीन कितने हैं मेरे पास, ग्रीन है मेरे पास 4। टोटल कितने हो गए मेरे पास, 8 5 13, 13 4 17, टोटल 17 गेंदे हो गए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, आपको सर प्रोबेबिलिटी किसका निकालना, सफेद बॉल की, ठीक है। सफेद बॉल आ जाए तो सफेद बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, सफेद है कितना, सफेद है 8, तो 8/17, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 8/17। और सेकंड आप बोलोगे सर क्या निकालना था, हरा बॉल का, ठीक है। तो हरा बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ग्रीन। तो हरा कितना है आपका, हरा है 4, 4/17। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गए, ये तो आसान है, ठीक है। अब देखो आगे जो हमें पढ़ना है वो डाइस को पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 3 चीज आपको पढ़ना है, एक क्वाइन, एक डाइस और एक पत्थर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। क्वाइन वाला और डिटेल में फिर देखेंगे। यहाँ पर देखिए डाइस, तो अगर पासे पे आधारित क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे, तो मुझे बताइए एक पासे को अगर फेंकेंगे तो पॉसिबल संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, संभावित 1 से 6 1 से 6 से 1 से 6 तक आप संभावित परिणाम लिख दीजिए। सर या तो 1 आएगा, सबसे ऊपर वाले पृष्ठ पर जो दिखता है उसी को कहते हैं परिणाम। 1 आ सकता है सर, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6। ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक पासे को मैंने फेंका और -3 आ जाए? पॉसिबल नहीं है। लूडो आपने खोला होगा, -3 नहीं हो सकता। आपको पता सर 7 नहीं हो सकता, ठीक है, 7 नहीं हो सकता क्योंकि 6 तक है, ठीक है। तो 6 से बड़ी संख्या आ सकती है क्या, नो नो सर, सर 6 से छोटी संख्या आ सकती है क्या, यस यस सर 8 से छोटी संख्या आ सकती है क्या, नो सर, नहीं, 8 से छोटी सकती है। आ सकती सकती है ना, सर 8 से छोटी ही आएगी, जो भी नंबर आएगा 8 से छोटा ही आएगा। तो अगर मैं पूछूं कि एक पासे को फेंका और मुझे बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि नंबर 8 से छोटा है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल 8 से छोटा ही आएगा, जो भी नंबर आएगा 8 से छोटा ही है, ठीक है। 8 से छोटा तो 7 ही तो नहीं होता ना, 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे 8 से छोटे ही, ठीक है। तो संभावित परिणाम ये है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि कुल परिणामों की संख्या कितनी है, चलो मुझे बताइए। 6 कुल 6। तो आपको सर कुल परिणामों की जो संख्या है वो नोट कर लीजिए, अगले क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुल परिणामों की संख्या ये नोट कर लीजिएगा, कुल परिणामों की संख्या जब भी आएगा, एक अगर पाइसे को फेंका गया है तो यहाँ पर बोलेंगे सर कुल परिणामों की संख्या 6 होगी। या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5 या 6, इनमें से कोई भी एक आएगा तो 6 परिणाम। अब मैं पूछूं कि क्या प्रायिकता है कि 1 आ जाए, तो 1 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/6 1/6। 1 तो एक ही तरीके से आएगा जब ऊपर में 1 रहेगा, तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया और कुल परिणाम 6 थे, तो 1/6। अगर मैं बोलूं कि 2 की आने की चांसेस कितनी है, 1/6 देखो यहाँ पर कुछ बच्चे ना लिख देते हैं 2/6, ये गलत हो जाएगा, 2/6 नहीं होगा। 1/3 आप ऐसा बोल सकते हो ना, सर मुझे बताइए एक पासे को मैंने फेंका, क्या 1 2 3 4 5 6 सभी के आने के बराबर बराबर चांसेस है कि नहीं, बराबर यस चांस है सर ना। मुझे क्या पता कि क्या आएगा, ठीक है। जितना चांस 1 का आने का है उतना ही चांस 6 के आने का है, ठीक है। जितना चांस 5 का आने का है उतना ही 4 का आने का है। तो सभी के आने के जो चांसेस है वो बराबर है, इसलिए यह भी एक सांप्रायिक घटना ही होगा और सभी के चांस बराबर है। तो आप सिंपली इतना बोलेंगे सर P2 का भी आना भी 1/6 होगा, 3 का आना भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, और बाकी इसी तरीके से आप लिख सकते हो सर 4 का आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, और P5 का भी आना 1/6 होगा, और 6 का भी आना प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगा। तो सभी का आने का चांस बराबर बराबर है, तो ये सांप्रायिक घटना होगी। क्लियर, 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का आना या 6 का आना, सभी बराबर बराबर हो जाएंगे। क्लियर हुआ, बताओ। चलिए, तो इसी के आगे अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और कोई डाउट है अगर आज के क्लास में तो बताइए, आज इतना ही रखते हैं। और भी इसमें बढ़िया वाले क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर देखो सम संख्या प्राप्त हो, और भी क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट है तो बताइए।
और इसे कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में प्रोबेबिलिटी एंड करके। और मुझे एक चीज और बता दो कि इसके बाद चैप्टर 3 बोला ना, इस प्रोबेबिलिटी को रिवीजन करने के बाद कौन सा चैप्टर आपको रिवीजन करना है?